बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैनल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं पाक स्टडीज़ सेकंड ईयर की, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और एजे के बोर्ड जो पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, चैप्टर नंबर हमारा है 1 और चैप्टर है हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का क़याम। और क्वेश्चन है कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। तो बच्चों, लास्ट टाइम भी आपसे मैंने शेयर किया था कि आप जब पढ़ेंगे तो इसको ऐसे समझें कि जैसे आप प्रॉपर क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपके पास अगर आपकी बुक है तो डेट्स सो गुड, और इसके अलावा हाइलाइटर या लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लेड पेंसिल ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ चीज़ें साथ साथ, तो आप उनको हाईलाइट करते जाएँ। अगर कुछ लिखना चाहें तो उनको आप साथ साथ लिख भी लें। तो क्वेश्चन का आंसर इसका जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे इसका आंसर है कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। तो पहले इसको एक्सप्लेन, नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर आने से पहले हम इसको देखेंगे कि नज़रिया क्या होता है। तो बेटा, नज़रिया अगर बिल्कुल सादी ज़ुबान में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इंसान की ऐसी सोच, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसा तसव्वुर, ऐसा ख्याल जिसके ऊपर वो रासिख़ुल अक़ीदा हो जाए। नज़रिया इंसान की ऐसी सोच है जिससे उसको हटाना तकरीबन नामुमकिन है। रिमेंबर, मैं तकरीबन नामुमकिन कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, लेकिन तकरीबन वो नामुमकिन है। और बेटा, जो नज़रिया है वो इंसान को हमेशा रेस्टलेस रखता है। रेस्टलेस इन सेंसेस के अंदर रखता है कि जब तक वो अपना किसी गोल को अचीव, जिसको वो करना चाह रहा है, तब तक वो आराम से नहीं बैठता जब तक वो उसको अचीव नहीं कर सकता। जैसे नज़रिया पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के क्या थी कि सब कॉन्टिनेंट में 2 नेशंस हैं, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। 1857 की जब जंग आज़ादी लड़ी गई, और इस जंग का जो आगाज़ था वो हिंदुओं ने किया था। मंगल पांडे एक सिपाही था, उसने किया था, लेकिन सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया गया। तो ये 2 नेशंस हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन वो उस तरह से पनप नहीं सकी। तो जब तहरीकी आज़ादी स्टार्ट हुई और एक अलहदा वतन के हसूल मुसलमानों का हसूल जो था वो मुसलमानों की सोच बन गई, तो कायद आज़म ने इसके बारे में जो इरशादात फरमाए और मुसलमानों को किस तरह से स्ट्रेंथन किया, उसका प्रॉपर आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक के ऊपर आ जाइए और पेज नंबर 1 है, रीडिंग में कर। वो बतले अजीम जिसने मुसलमानाने बर सगीर को बावकार और महफूज मकाम तक पहुँचाया और एक अलहदा मुस्लिम ममलिकत के क़याम का तस्वुर अमली शक्ल में डाल दिया, वो कायद आज़म की हस्ती थी। कहते हैं इमेजिनेशन जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, उस ख्वाब को, उस तस्वुर को प्रैक्टिकली लोगों के सामने लाने वाले जो शख्स थे वो कायद आज़म। उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत इन अल्फाज में की। पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, यानी लोगों ने जब तब चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। नई सोच उसी वक्त पैदा हो चुकी थी। और इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत किन अल्फाज में की। उसके बाद 1943 को सालाना इजलास जो कराची में मुनक्किद हुआ, कायद आज़म ने पाकिस्तान और इस्लाम के बाहमी रिश्ते को वाज़ेह करते हुए फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होकर मुसलमान तमाम जस्ते वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत खड़ी है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद। यानी हम सारे के सारे जो मुसलमान लोग हैं वो फॉलो करते हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं उनको। मार्च 44 में अपने तलबा से मुखातिब होते हुए क्या फरमाया, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। इरशादात जितने भी हैं इनका हर एक को आज तो आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है, और दूसरा आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखना होगा कि डेट साथ दे दें या किसी तरह से घुमा के आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कायद आज़म ने 1944 में तलबा से खिताब करते हुए क्या फरमाया। तो आपने फरमाया, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी इस्लाम जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के ऊपर हमारी रहनुमाई करता है और हमें रास्ता दिखाता है अपनी ज़िंदगी को प्लान करने के लिए और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने में। उसके बाद 21 मार्च 1948 ढाका बेटा, ढाका इज़ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हो गया और पाकिस्तान का हिस्सा रहा तकरीबन 25 साल तक। तो ढाका जो है वो कैपिटल है बांग्लादेश का। तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था तो कायद आज़म ने वहाँ पर जाकर क्या फरमाया। मैं चाहता हूँ कि आप सिंधी, बलूची, पंजाबी, पठान और बंगाली बनकर बात ना करें। ये कहने में आखिर क्या फ़ायदा है कि हम पंजाबी
سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں. یعنی آپ نے اپنی سوچ کو سطحی نہیں رکھنا، آپ کی جو سوچ ہے وہ بلند ہونی چاہیے. آپ ہیں صرف اور صرف مسلمان. علی گڑھ میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ علی گڑھ وہ جگہ ہے بچوں جہاں سے مسلمانوں نے دوبارہ جنم لیا. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جب مسلمان بالکل ڈیمالش ہو گئے تھے، تو تحریک علی گڑھ جو سر سید نے چلائی تھی یہ اس جگہ سے سٹارٹ ہوئی، اور جہاں سے پھر مسلمانوں نے دوبارہ سے اپنی اس کھوئی عظمت کو لینا سٹارٹ کیا. تو علی گڑھ میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی کیا وجہ تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. مسلمان آزادی پسند ہے، مسلمان آزاد رہنا پسند کرتا ہے. یہ مسلمان کی سرشت کے اندر ہے کہ وہ کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں، غلامی میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا. تو کہتے ہیں ہمارا بیسک رائٹ ہے. اور آخری 2 لائنز لکھی ہیں. قائد اعظم نے بر صغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں ہے، مائنورٹی نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے اور حق رکھتے ہیں جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں ایک علیحدہ ریاست قائم کر لیں. تو جن علاقوں میں اس وقت جو سب کانٹیننٹ کے علاقے تھے بچوں، جس وقت آج ان علاقوں میں جہاں آج پاکستان موجود ہے، تو اوورآل جب سب کانٹیننٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو ان ایریاز کے اندر مسلمانوں کی آبادی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اور جغرافیائی لحاظ سے آپس میں جڑے بھی ہوئے تھے. تو کہا گیا کہ وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کا جغرافیہ ایک جیسا ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، سپریٹ کر کے ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے. تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، اور اس لیکچر کو پریپیئر کرنے کا آسان طریقہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے میں نے شیئر کیا تھا، یاد کر کے لکھیے. اور جہاں کہیں بھی ارشادات ہوں گے، جو بچے میرے پچھلا لیکچر بھی لیا جن بچوں نے اور انہوں نے اور جو بھی آ رہے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی ارشادات ہوں گے ان کو آپ کوشش کریں گے ایز اٹ از لکھنے کی. اور اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے اپنے پہلے لیکچر میں ایک اوپر بات کی ہوئی ہے. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو دوبارہ سے سن لیجئے کہ ارشادات کو ایز اٹ از یاد کیوں کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ کچھ لیکچر میرا سمجھ آیا ہوگا، اور اگر اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جائے، کوئی چیز اگر آپ کو کلیئر نہ ہو تو نیچے کمنٹ میں اس کو لکھیے اور اس کو میرے ساتھ شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں لیکچر نمبر 4 کے اندر، اور تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.